Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आज हम देखेंगे एसएससी जेईई 2021 में जो 23 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है आईएएस 10,262 के अनुसार ग्रेड 33, 43 और 53 के अनुरूप में सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो 33, 43 और 53 के ग्रेड में जो सीमेंट आता है ओपीसी, उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारा सीमेंट है वो 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो ओपीसी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है 28 दिन पर 33 आती है, उसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी 33, 43 और 53 के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए स्टील बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जन बकलिंग एज पर आईएस 800 2007H, यानी 800 2007 आईएस कोड के अनुसार जो मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो होता है कंप्रेशन फ्लैंज के लिए कितना होता है जब हमारा लैटरल टॉर्जन बकलिंग के अगेंस्ट क्या हो, कंप्रेशन में हो। तो उसके लिए जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो रहता है वो 300 रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नम मिट्टी के चंक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यानी कि नम मिट्टी है कोई, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 20 kg है। और इसका जो शुष्क घनत्व है, यानी कि गामा डी का मान दे रखा है 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यदि विशिष्ट गुरुत्व यानी जी का मान 2.5 है और जल का घनत्व यानी गामा का मान दे रखा है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मिट्टी का रिक्त अनुपात क्या होगा, यानी कि वर्ड रेशियो। ई का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि ई का मान हमको बताना है कि क्या होगा जब हमारा गामा डी दे रखा है कितना, 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और गामा का मान दे रखा है 1000 एंड जी का मान कितना दे रखा है 2.5। तो हमारा फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस के ई। इसको जल के घनत्व को गामा डब्लू बोलते हैं, गामा डब्लू हो जाएगा। तो गामा डी का मान हमको दे रखा है 1500 इज इक्वल टू जी का मान 2.5 इंटू गामा डब्लू का मान 1000 अपॉन 1 प्लस ई का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के ई इक्वल टू 5/3। तो ई इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6667। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 66.67%। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। जो ई का मान है 66.67% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन सही इसका हो जाएगा, 66.67%। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आईएस 3025 भाग 5 1983 के अनुसार किस प्रकार की गंध विशेषता यानी ऑर्डर करैक्टरिस्टिक का उपयोग किसी दिए गए पानी के नमूने की गंध को वर्गीकृत करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी इसने मना किया है कि जो कौन सा जो टेस्ट है वो हमको ऑर्डर को टेस्ट किया जाता है, जो ऑर्डर करैक्टरिस्टिक का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं आईएस 3025 भाग 5 के अनुसार। तो डिग्री ऑफ स्वीटनेस जो है ऑर्डर टेस्ट से पता चल जाती है। ऑप्शन बी दे रखा है कड़वेपन यानी डिग्री ऑफ पंजेंसी, इसका भी पता हमको ऑर्डर टेस्ट से पता चल जाता है। डिग्री ऑफ स्मोकीनेस यानी कि धूल मिलता की डिग्री जो है वो हमको ऑर्डर टेस्ट से पता चल जाती है। लेकिन डिग्री ऑफ टर्बिडिटी यानी कि गंदलेपन की जो होती है, गंदलापन जो होता है वो हमको ऑर्डर टेस्ट से पता नहीं चलता है। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अकॉर्डिंग टू आईएस 800 2007 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज कंसिडर्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील
इम्पोर्टेंट इन डिजाइन, यानी IS 800 2007 के अनुसार हमको बताना है कि वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर स्टील के लिए डिजाइन के पर्पज से इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो बतानी है। तो इसका जो है मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन ऑन स्टैंडर्ड गेज लेंथ जो है वो हमारी इम्पोर्टेंट डिजाइन प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन ऑन ए स्टैंडर्ड गेज लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी OPC सीमेंट में SiO2 की जो मात्रा है वो कितनी होती है ये बताना है। तो SiO2 की जो मात्रा है OPC सीमेंट में वो 17 से 25% के बीच में लाई करती है। और जो हमारा लाइम होता है इसकी जो मात्रा है वो लगभग 60 से 65% के बीच में जो है लाई करती है लाइम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नाउन एज। तो यानी वह रियल फ्लूइड जिसकी जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस प्रकार का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा एक न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। जब हमारे शियर स्ट्रेस का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो इस प्रकार के फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द बेरिंग ऑफ ए लाइन AB इज 150 डिग्री 15 मिनट एंड द एंगल ABC बिटवीन लाइन AB and BC is 110 डिग्री 30 मिनट एज साउंड इन दी गिवन फिगर। यानी कि हमको बताया है कि जो AB बेरिंग है, जो AB लाइन है उसकी जो बेरिंग है वो 150 डिग्री 15 मिनट है, और जो एंगल ABC है उसका जो मान है बेरिंग लाइन AB एंड BC द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो 110 डिग्री 30 मिनट है। तो हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ लाइन BC, यानी कि जो लाइन BC है उसकी जो बेरिंग है वो क्या होगी। तो लाइन AB की बैक बेरिंग निकालें तो वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री प्लस के 150 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि 150 डिग्री 15 मिनट जो है वो हमारी फोर बेरिंग है, और जो बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का योग या अंतर का जो मान है वो 180 होता है। तो इस प्रकार से जब 180 से कम होता है मान तो ऐड हो जाती है फोर बेरिंग, और जब हमारा मान 180 से ज़्यादा है तो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो ये कितना मान आएगा 330 डिग्री 15 मिनट जो है बैक बेरिंग आ जाएगी। जो हमारी 330 डिग्री 15 मिनट बैक बेरिंग आ जाएगी तो जो हमारा एंगल ये बन रहा है ग्रीन लाइन से दिख रहा है, इस एंगल का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे कि जो टोटल होगा वो 360 होगा, और 360 में से 330 डिग्री 15 मिनट हम माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा एंगल 29 डिग्री 45 मिनट। तो ये एंगल जो हमारा आएगा ग्रीन वाला ये हमारा 29 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। और जब हमको BC की बेरिंग याद करनी है, फोर बेरिंग याद करनी है, तो 110 में से हम 29 डिग्री 45 मिनट अगर घटा दें तो जो हमारा एंगल बचेगा वो हमारा लाइन BC का बेरिंग हो जाएगा। तो हम इसको 110 डिग्री 30 मिनट जो कि हमारा एंगल दे रखा है ABC, उसमें से 29 डिग्री 45 मिनट जो है हम माइनस कर देंगे, तो 80 डिग्री 45 मिनट जो है आंसर आ जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा 80 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L इज बिल्ट इन द सपोर्ट, इट इज रीस्टैंड अगेन लैटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन एट द फ्री एंड। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज फॉर द बीम एज पर IS 800 टू 2007, यानी कि 2007 IS 800 2007 के अनुसार यदि कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये कोई कैंटिलीवर बीम है, अगर इसके जो फ्री एंड है इसको डिफ्लेक्शन और टॉर्जन के अगेन क्या किया जाएगा रीस्ट्रेंड किया जाना है, यानी कि फिक्स कर दिया जा रहा है। ना तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और ना ही इसमें टॉर्जन होगा, यानी कि दूसरा एंड भी इसका क्या कर दिया गया है फिक्स कर दिया गया है। तो हमको बतानी है जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है
LEF जो है वो क्या होगी यदि स्पान का मान क्या है, कैपिटल L है। तो जब हमारे दोनों सरे फिक्स होते हैं तो उस टाइम जो इफेक्टिव लेंथ का मान है वो L/2 होता है। इसको हम 0.5 L भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0.5 L। तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो L की हाफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एज पर IS 1742-1983 नॉर्मली ए सीवर शैल बी डिजाइंड फॉर डिस्चार्जिंग, यानी कि IS 1742-1983 के अनुसार जो सीवर डिजाइन की जाती है नॉर्मली वो कितने डिस्चार्ज के टाइम द ड्राई वेदरिंग ऑफ फ्लोइंग थ्रोइंग हाफ फुल विद द मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ, जो डिस्चार्जिंग है वो ड्राई वेदर के कितने टाइम्स जो है सीवर को डिजाइन किया जाता है और उसकी जो मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो कितनी रखी जाती है। तो जो ड्राई वेदरिंग के 3 गुना जो है वो डिस्चार्ज रखा जाता है यानी 3 टाइम, और जो वेलोसिटी रखी जाती है वो रखी जाती है हमारी 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा, यानी 3 टाइम ऑफ ड्राई वेदर, और जो वेलोसिटी है हमारी मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो 0.75 मीटर पर सेकेंड रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डैम प्रूफ कोर्स विद 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस इन विद प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4 सीमेंट्स एंड एग्रीगेट विल बी, यानी कि 1:2:4 के अनुपात में अगर हमको कोई कंक्रीट यूज करना है DPC में जिसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड सीमेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया इनटू के थिकनेस ऑफ कोर्स, जो कोर्स की जो थिकनेस है वो आ जाएगी कितनी है, वो हमारी 2.5 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 0.025 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा कितना, 2.5 क्यूबिक मीटर। 2.5 क्यूबिक मीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी सीमेंट की तो वो कितनी आ जाएगी, 1.54 जो है हमको ड्राई वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट चाहिए होता है, या ड्राई वॉल्यूम ऑफ मसाला जो रिक्वायर्ड रहता है, इनटू जो क्वांटिटी है वो कितनी है 2.5 क्यूबिक मीटर के लिए हमको निकालना है। और जो इनका इंग्रेडिएंट का जो प्रोपोर्शन का जो ऐड होता है वो कितना है, 4 + 2 6 + 1 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है सीमेंट का वो 0.55 मीटर क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को ज्ञात करने के लिए कौन सा जो मेथड है वो यूज नहीं किया जाता है। तो स्ट्रेट एनर्जी मेथड जो है हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन को ज्ञात करने के लिए। कैस्टिग्लिनो मेथड जो है यूज करते हैं हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और मूवमेंट एरिया मेथड भी हमारा यूज किया जाता है। लेकिन जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसका उपयोग हम डिफ्लेक्शन को ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ। तो जो IRC का जो फाउंडेशन ईयर है, यानी किस वर्ष जो है IRC का उद्घाटन हुआ था, या किस ईयर में जो IRC है वो फाइंड आउट हुआ था। तो इसका जो IRC का जो फाइंड आउट ईयर है या फाउंडेशन ईयर है वो 1934 है, और जो 43 से 1961 तक रहा था हमारा नागपुर प्लान, 1961 से 1981 तक रहा था हमारा बॉम्बे प्लान, और 1981 से 2001 तक रहा था हमारा लखनऊ प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन यानी PVC ऑफ पेंट डिफाइन एज। जो PVC पेंट का जो डिफाइन किया जाता है जिसको पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। ये हमारा होता है PVC का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वो कह रहा है कि द बेयरिंग ऑफ द साइड AB ऑफ ए
regular hexagonal traverse ABCDEFA shown in the figure is 36 degree 45 minute. The bearing of the adjacent side BC of the traverse is। तो हमको बताना है कि जो BC लाइन है इसकी जो बेयरिंग है वो क्या होगी, या जो हमारा हेक्सागोनल ट्रेवर्स हो और AB की जो बेयरिंग दे रखी है वो 36 डिग्री 45 मिनट दे रखी है। तो जो हेक्सागोनल बहुभुज होता है उसके अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है हमारा 720 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 120 डिग्री पर एंगल। तो जो हमारा सभी एंगल का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे कि जो पहले तो हम ज्ञात करेंगे जो AB लाइन है इसकी बैक बीयरिंग क्या होगी। जो बैक बीयरिंग होगी वो हो जाएगी हमारी 180 डिग्री प्लस के 36 डिग्री 45 मिनट। ये हमारी क्या हो जाएगी, बैक बीयरिंग हो जाएगी। जब इनको ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 216 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारी बैक बीयरिंग, और बैक बीयरिंग में से यदि हम अंतःकोण का मान अगर घटा दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, BC लाइन की फोर बीयरिंग आ जाएगी। तो हमारी जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है हमारी क्या है, फोर बीयरिंग है। तो ये क्या हो जाएगी 216 डिग्री 45 मिनट। ये तो हमारी बैक बीयरिंग। यदि इसमें से हम अंतःकोण जो कि दे रखा है 120 डिग्री, इसको यदि हम माइनस कर दें तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा BC की फोर बीयरिंग आ जाएगी, यानी 96 डिग्री 45 मिनट। यही इसका क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 96 डिग्री 45 मिनट। यही क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट C1, C2, C3 एंड C4 pertain to the characteristic of different type of canal, which of the following statement is या are correct। तो इसमें दे रखा है कि चार हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं C1, C2, C3 एंड C4। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, एक कंटूर कैनाल कैन इरीगेट कमांड एरिया ऑन बोथ द बैंक। यानी इसमें पहले में कह रहा है कि जो कंटूर कैनाल होती हैं वो हमारी बैंक के दोनों साइड के एरिया को इरीगेट कर सकती हैं। क्या ये बात सही है? ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो कंटूर कैनाल होती हैं वो ओनली ऑन वन साइड के बैंक को ही इरीगेट करती हैं। जिधर का जो एलिवेशन है जो कम होगा उधर साइड के एरिया को इरीगेट करती हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए कंटूर कैनाल विद बैंक ऑन वन साइड ओनली। तो ये बात सही है, ये बात क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी कि जो हमारी कंटूर कैनाल होती हैं वो हमारी डिजाइन की जा सकती हैं ओनली ऑन वन साइड बैंक को बनाकर। यानी कि जो कंटूर लाइन होती हैं, कंटूर कैनाल होती हैं, किस पर बनाई जाती हैं, इक्वल एलिवेशन के क्षेत्र पर जो है हम कंटूर कैनाल को बनाते हैं। तो एक जो कैनाल है कोई भी कंटूर के पैरेलल चल रही है तो उसका जो एलिवेशन है वो समान होगा। तो जो डाउन वाला होगा कंटूर उस पर हम क्या करेंगे, बैंक बना देंगे, और अब वाले पे बैंक बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। तो हम वन साइड से ही कंटूर कैनाल का निर्माण कर सकते हैं ओनली वन साइड बैंक को बनाकर। ये बात सही है। अगला ऑप्शन दे रखा है इन द केस ऑफ ए रिज कैनाल द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर मैक्सिमम। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि जो अगर हमारी रिज कैनाल होती है इस पर नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज जो हैं वो बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि अगला स्टेटमेंट कह रहा है साइड स्लोप कैनाल इज अलाइंड रफली एट राइट एंगल टू द ग्राउंड कंटूर। तो ये बात क्या है, सही है। जो हमारी स्लोप कैनाल होती हैं वो रफली राइट एंगल पर बनाई जाती हैं कंटूर के। जो कंटूर होते हैं ग्राउंड पर उनके राइट एंगल पर जो है साइड स्लोप कैनाल को अलाइन या डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट नंबर C2 एंड C4 आर राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 राइट हो जाएगा, C2 एंड C4 आर ओनली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो डेप्रिसिएशन को ज्ञात करने के लिए कौन सा जो मेथड है स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता है। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ये हमारा यूज किया जाता है। क्वांटिटी सर्वे मेथड, इसका भी उपयोग हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए करते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड का उपयोग भी करते हैं। तो जो जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड है इसका उपयोग हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द सैचुरेशन कैपेसिटी
field capacity and the permanent wilting point of a soil are 47%, 27% and 14% respectively. The available moisture content for crop grow in the soil is। तो इसमें कह रहा है कि जो सैचुरेटेड कैपेसिटी है उसका मान हमको दे रखा है 47% एंड फील्ड कैपेसिटी है उसका मान दे रखा है 27% और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है इसका मान दे रखा है 14%। तो बता देना है हमको कि जो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है या अवेलेबल मॉइस्चर की जो मात्रा है क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए, उगाने के लिए सॉइल में, उसका मान कितना होगा। तो जो हमारा सैचुरेशन कैपेसिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है और जहाँ तक हमारे पौधे जो या कैपिलरी वाटर होता है, जहाँ तक हमारे पौधे क्या हैं आसानी से पानी को अवशोषित करते हैं भोजन बनाने के लिए, वो हमारी क्या होती है फील्ड कैपेसिटी होती है। और जहाँ पर पौधे सूखना शुरू होते हैं या जहाँ से पानी पौधे नहीं ले सकते हैं उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसका मान कितना देखा 14%। और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के जो बीच का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है यही हमारा अवेलेबल मॉइस्चर होता है जो कि पेड़ पौधों के लिए अवेलेबल होता है। तो इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 27 माइनस के 14 बराबर के 13%, यानी कि 27 माइनस 14 इक्वल टू 13%। तो जो हमारा अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है या अवेलेबल मॉइस्चर है उसका मान 13% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है उसमें कौन सा जो एडजस्टमेंट है वो परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है। परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है वो बताना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड, यानी कि जब हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट क्या लेवल है उस स्थिति में हॉरिजॉन्टल एक्सिस और परमानेंट वर्टिकल एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये हमारा क्या है परमानेंट एडजस्टमेंट है। तो ये बात ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट एक्सिलिटी ओवर द स्टेशन मार्क, यानी कि जब हम वर्टिकल एक्सिस जो है हमारी थियोडोलाइट की वो स्टेशन मार्क के एग्जैक्टली ऊपर होनी चाहिए। जब हम पठन करते हैं या जो भी एंगल मेजर करते हैं उस टाइम जो वर्टिकल एक्सिस है वो एग्जैक्टली स्टेशन मार्क के ऊपर होनी चाहिए। थियोडोलाइट की एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है वो एग्जैक्टली ऊपर होनी चाहिए स्टेशन मार्क के। ये हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है टेम्परेरी एडजस्टमेंट है ना कि परमानेंट। और थर्ड ऑप्शन है एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल एडजस्ट टू द परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये भी हमारा क्या है परमानेंट एडजस्टमेंट है। जो हमारी प्लेट लेवल की जो एक्सिस होती है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 कह रहा है इन लिमिट स्टेट डिजाइन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 फॉर M20 कंक्रीट मेंशन इन IS 456 2000 इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर इज। तो जो हमारी IS 456-2000 के अनुसार M20 के लिए जो लिमिट स्टेट में डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का मान है डिफॉर्म बार के लिए वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1.92। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू। तो जो एक्टिविटी है एक इक्वल टू होता है IP अपॉन के परसेंटेज वेट ऑफ क्ले पार्टिकल। जो क्ले पार्टिकल होते हैं इनका जो परसेंटेज होता है या परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन या पार्टिकल एक ही बात है। जो परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है IP टू क्ले पार्टिकल उसके जो अनुपात को हम एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपोजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। तो इसमें कह रहा है कि शियर स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले के लिए फील्ड में कौन सा जो मेथड है वो हम यूज करते हैं। तो जो वेन शियर टेस्ट है ये हमारा फील्ड मेथड है शियर स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए। जब हमारी सॉइल कैसी हो सॉफ्ट सैचुरेटेड होनी चाहिए। जो सॉइल है वो हमारी सॉफ्ट सैचुरेटेड हो उसके लिए शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम वेन शियर टेस्ट फील्ड में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए लाइन AB इज 31 डिग्री 35
मिनट ईस्ट देन इट्स होल सर्किल बेरिंग इज इक्वल टू। इसमें कह रहा है क्वाड्रेंटल बेरिंग जो ए बी की दे रखी हैं साउथ से 31 डिग्री 35 मिनट ईस्ट की तरफ दे रखी हैं, तो कह रहा है कि WCV का जो मान है वो क्या होगा। तो हमको इसमें दे रखा है कि जो ईस्ट से दे रखा है कि साउथ से दे रखा है 31 डिग्री और 35 के मिनट, ये हमको दे रखा है। तो हमको होल सर्किल बेरिंग जो होती है वो किससे मेजर की जाती है, वो हमारी नॉर्थ से मेजर की जाती है। तो नॉर्थ से जो है 180 माइनस के 31 डिग्री 35 मिनट हो जाएगा, तो इसका मान जो है वो 148 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WCB का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वो कह रहा है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाई ए रिवर ऑन ए स्ट्रीम आर कॉल्ड। तो वह सॉइल जो कि नदी द्वारा ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट की जाती है, इस प्रकार की जो सॉइल है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी एलुवियल सॉइल कहलाती है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल। और जो मरीन सॉइल होती है ये समुद्र द्वारा डिपॉजिट होती है, और एलुवियल जो सॉइल है वो हमारी एयर या वायु द्वारा डिपॉजिट होती है, और लेकस्टाइन सॉइल है वो हमारी लेक द्वारा डिपॉजिट होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंसर हम देंगे इसका अगले वीडियो में। तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा जो आंसर है वो राइट होगा, या कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन पहला कह रहा है कि द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल शैल बी 0.15 to 0.3 mm एंड देयर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट शैल बी परफेक्टली बिलो 3। यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि जो इफेक्टिव साइज है स्लो सैंड फिल्टर में पार्टिकल का वो 0.15 से 0.3 mm के बीच में लाई करता है, और इसका जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है CU का मान जो है वो 3 से कम होता है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन जो बी कह रहा है वो कह रहा है द फिल्टरिंग मीडियम हैज इफेक्टिव साइज 0.45 to 0.7 mm, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.3 to 1.7, मल्टीपल ग्रेडेड लेयर ऑफ सैंड विद बैक्टीरिया एंड ऑर्डर रिमूवल। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि जो फिल्टर मीडिया होगा उसका इफेक्टिव साइज है वो 0.45 से 0.7 के बीच में लाई करेगा, और जो CU का मान है वो 1.3 से 1.7 के बीच में लाई करेगा, और यह मल्टीपल ग्रेड से बना होगा, सैंड की मल्टीपल ग्रेड से। और ये किसके यूज में आएगा, ये बैक्टीरिया और ऑर्डर को हटाने के यूज में आएगा। क्या ये बात सही है? ऑप्शन सी कह रहा है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन द रेंज ऑफ 100 to 150 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। यानी कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है स्लो सैंड फिल्टर में वो 100 से 150 मीटर क्यूब पर स्क्वायर मीटर एरिया पर डे के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो बैक वॉशिंग डेली और ऑन अल्टरनेट डेज इज नेसेसरी फॉर क्लीनिंग। जो स्लो सैंड फिल्टर है उसके लिए बैक वॉशिंग जो है डेली के रूप में क्या है करनी चाहिए, और अल्टरनेट डेज पर नेसेसरी होती है सफाई के लिए। क्या ये बात सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।